नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन आप देख रहे हैं। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। दुष्कर्म की शिकार लड़की और उसके परिजनों की पहचान अपने आप में संवेदनशील मसला है। आज हम इसी कानूनी पहलू को समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम रेप केस में समझौते की भी बात करेंगे। दरअसल बलात्कार की शिकार लड़की या महिला का नाम प्रचारित, प्रकाशित और करने पर और उसके नाम को ज्ञात बनाने से संबंधित कोई भी अन्य मामला आईपीसी की धारा 228A के तहत अपराध है। आईपीसी के तहत केस की पीड़िता का नाम प्रिंट या पब्लिश करने पर 2 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत बलात्कार पीड़िता के निवास, परिजनों, दोस्तों, विश्वविद्यालय या उससे जुड़े अन्य विवरण को भी उजागर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बलात्कार पीड़ित का नाम सार्वजनिक करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। आखिर पीड़ित और परिजनों की पहचान सार्वजनिक करने पर कानून क्या कहता है, किन हालातों में पहचान बताई जा सकती है, साथ में रेप केस के किन हालातों में समझौता हो सकता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ऋषिपाल जी, आपको रेप पीड़िता से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलू को समझाएंगे, उनके दांव-पेच समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है, तो नंबर्स आपको बता देते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए। दूसरा नंबर हमारा है 0120612796 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे। रेप केस से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऋषिपाल जी उसका जवाब देंगे और आपको इन तमाम कानून के बारे में बारीकियों से समझाएंगे। तो ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि क्या रेप केस कंपाउंडेबल है, यानी कि क्या इसमें समझौता होने पर आपराधिक कार्रवाई से राहत मिल सकती है क्या? देखिए, जैसा नेहा जी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया रेप केस के बारे में, और अब जो सवाल है उसके कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य होने या ना हो। कानून के अंदर कुछ इस तरह के अपराध होते हैं जिनके अंदर जो पीड़ित है और जो अपराधी है उन दोनों के बीच में समझौता हो सकता है, और उस मामले को वो समझौता करने का बल्कि पार्टीज को अधिकार होता है, और अधिकार के रूप में पार्टी जो है उस समझौते को कोर्ट में लेके जा सकती है कि हमने पार्टी समझौता कर लिया है, लिहाजा आप हमारे मसले को खत्म कर दें। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, तब वो मामले खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं समाज के अंदर जो कानून की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनका दूरगामी परिणाम होता है, जो कि किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर प्रभाव डालते हैं। उनमें से ही एक अपराध जो है वो रेप जो है अपराध है, जिसका जो प्रभाव होता है वो बहुत दूरगामी होता है। तो इसके चलते सामान्यतः इस जो ये अपराध है इसको समझौता योग्य नहीं बनाया गया, इसीलिए कि ये अपराध अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़िता के साथ समझौता कर भी लेता है तो उसका जो प्रभाव है समाज पे एक बहुत दूरगामी होता है। इसके चलते इसको कंपाउंडेबल जो अपराध है उसकी श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि जिन केसेस में जो केसेस कंपाउंडेबल नहीं होते, समझौता योग्य नहीं होते, उन केसेस के अंदर धारा 482 482 सीआरपीसी में जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है, जो कानून में लिखा है उसके अलावा भी जो न्याय की दृष्टि से उचित है उसको सही मानते हुए उन कई केसेस को जो है हाई कोर्ट ने रद्द किया है। पिछले कुछ समय के अंदर हमने अभी जस्टिस कई मतलब मामले दिल्ली हाई कोर्ट के हैं। एक मामले में कल परसों का मामला भी है जिसके अंदर हाई कोर्ट ने सारे मामले को देखते हुए, सारे तथ्यों को देखते हुए और केस को जो है वो क्वैश किया है, यानी केस को खत्म किया है। लेकिन इसको हम समझौता योग्य नहीं मान सकते। ये केवल इनहेरेंट पावर में आप जाएंगे हाई कोर्ट की, और जो हाई कोर्ट को लगेगा कि ये बिल्कुल जो प्रोसेस जो चल रहा है, केस चल रहा है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा और समय की बर्बादी होगी, तो इन सारे हालातों को देखते हुए, सारे पूरी एक बड़े स्तर पर देखते हुए मामले को हाई कोर्ट में पिछले कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसके अंदर 376 में रेप केस के अंदर समझौता मतलब उनको इस आधार पे कि पार्टी ने आपस में समझौता कर लिया है, उन केसेस को खत्म किया गया है। जी,
ऋषिपाल जी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 के बाद से हर साल औसतन 191 बलात्कार के मामलों से समझौता किया गया। ये कैसे हुआ है और क्या आउट ऑफ कोर्ट ये सेटलमेंट से ऐसा संभव हो पाता है क्या? देखिए नेहा जी, 2000 जो निर्भया कांड था 2014 के बाद से हमने देखा कि जो रेप केसेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि रेप केसेस ज्यादा बढ़ गए या उनका रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गया। यानी जो केसेस पहले रजिस्टर नहीं हो पाते थे, क्या उनका रजिस्ट्रेशन पहले से ज्यादा हो गया। जब रेप केस जो है बहुत सख्त बना दिए गए, तो कहीं ना कहीं जब जो केस कानून बना है, तो ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि उस कानून का कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो उस कानून का जो बेजा इस्तेमाल करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके तहत जो है इस केस के अंदर फिर FIR दर्ज होती है। लेकिन कई केसेस ऐसे हैं, जैसे आपने बताया एक साल से 191 मामले हैं और बहुत सारे मामले सुनने में आते हैं कि धीरे धीरे हर कोर्ट को अगर लगता है कि मामले के अंदर जो है सच्चाई नहीं है और मामले को न्याय की दृष्टि से खत्म किया जा सकता है, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस मामले को कोर्ट जो है खत्म कर देती है। और वैसे सामान्य तौर पे अगर आप देखा जाए कि समझौते को सामान्य तौर पे हाई कोर्ट ज्यादा उत्साहित नहीं होती कि आप रेप केस में समझौता करके आए और आप आसानी से मैटर को क्वैश करें। जब तक कि कोई ऐसे सर्कमस्टांस नहीं होते बहुत विशेष, तब तक उन मामलों में इस तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दोहराया है कि निचली अदालतों को बलात्कार के मामलों में शादी करने के बाद जमानत नहीं देनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, सामान्यतः जो अपराधी अपराध करता है और अपराध करने के बाद वो कहे कि मैंने तो पीड़िता के साथ शादी कर ली है या किसी तरह संबंध बना लिए है, तो ऐसी स्थिति को हतोत्साहित करने के लिए कि भाई आप एक तरफ तो मतलब अपने आप को पहले एक अपराध करते हैं और फिर अपने आप को उस अपराध से बचाने के लिए आप शादी की बात करते हैं, तो उस बात को हतोत्साहित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में ऐसे कहा है कि शादी करना अपने आप में कोई ऐसी बड़ी स्थिति नहीं है कि आपको यह अधिकार मिल जाता है कि आप किसी भी महिला के साथ अपराध कर सकते हैं और फिर शादी का नाम देके क्योंकि आपने शादी कर ली है इसलिए आप अपने अपराध से छुटकारा पाते हैं। शादी तो कोई व्यक्ति बाद में करता है या कोई और समझौता करता है, लेकिन जो जिस समय अपराध हुआ होता है उस समय तो हालात ये नहीं होते। तो इसलिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमेशा बहुत सारे निर्णयों में कहा गया है कि किसी भी तरह प्रलोभन, अगर पीड़िता को किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जाता है और मामले को समझौता करने की कोशिश की जाती है, तो कोशिश की जाए कि ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, तो अगर आप शादी भी बात में करते हैं पीड़िता से तो भी ये प्रलोभन में ही आता है। बिल्कुल, ऋषिपाल जी भी बताइए कि अपने हालिया केस के बारे में बताएं जो कि जहां पर मूक बधिर को राहत मिली है। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जो परिवार था जिसके अंदर जो पीड़िता थी वो भी जो बोलने की शक्ति नहीं थी, सुनने की शक्ति नहीं थी, ऐसी उसके पति की स्थिति थी और उस पीड़िता ने एक रेप केसेस जो है कोर्ट में फाइल कर रखा था। हालांकि कोर्ट में जब उसका बयान हुआ तो वो बयान भी एक इंटरप्रेटर के माध्यम से हुआ जिसके अंदर उसने कहा कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ। और जब इस मामले पर उसने कहा मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ तो इस मामले में पार्टी ने समझौता किया और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मसला है वो हल हो जाए, समझौते के तहत हमारी FIR जो है क्वैश हो जाए। वहां पर भी जो जस्टिस थे उनके सामने समस्या थी कि वो कैसे जाने कि जो पीड़िता है, पीड़िता क्या कहना चाहती है, पीड़िता का सही अर्थ क्या है, वो क्या बताती है कि उसके साथ अपराध हुआ नहीं हुआ या उसका समझौता जो हुआ है वो बिना किसी दबाव के हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को एक अपना स्पेशल जो कर्मचारी था जो साइन लैंग्वेज जानता था उसको अपॉइंट करना पड़ा। उसके माध्यम से जो है कोर्ट ने कोशिश करी और सच को जानने की कोशिश करी कि पीड़िता के मन में क्या है और सारे हालातों को देखते हुए कोर्ट को लगा कि ऐसे मामलों में जबकि 2 पक्ष ने अपनी सहमति से समझौता कर लिया है और ऐसा नहीं है इसमें अपराध होता हुआ दिख रहा हो और लगता है कि अपराध नहीं हुआ है और अगर केस को आगे चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टीज के बीच में और वैमनस्य बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर रेप के केस के अंदर FIR को क्वैश कर दिया। जी, कानून रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से क्यों रोकता है, क्या वजह इसके पीछे?
देखिए नेहा जी, ये जो अपराध है, अपराध अपने आप में एक बहुत दूरगामी प्रभाव डालता है। और महिलाओं के लिए जब मान लीजिए अपराध होता है, तो ऐसा नहीं कि आज अपराध हुआ और कल या परसों उसकी बातें धूमिल हो जाएंगी। वो बहुत लंबे समय तक जाती है। हमारे देश में महिला जो होती है, और ये बिल्कुल इसको अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे कि जो पुरुष अगर कोई अपराध कर देता है तो बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, लेकिन महिलाओं पर आज भी जो है काफी बंदिशें हैं और लोग पीछे से बात बनाते हैं। तो अगर ये पता लगता है किसी महिला के साथ कोई अपराध हो गया है, उसके साथ कोई रेप हो गया है, तो वो जो उस बात की परछाई जो है उस काफी लंबे समय तक उसके साथ रहती है। उसके कैरियर में, जहाँ वो जॉब करती है वहाँ, या वो घर में जहाँ रहती है, उसकी रिश्तेदारी है। तो ऐसी स्थिति में कानून में प्रावधान किया गया है कि किसी भी महिला जो है उसके पहचान को, नाम को, उसके पते को, उसके जहाँ पढ़ती है वो कहीं सब बिल्कुल, किसी भी तरह से जो प्राइवेसी है वो सार्वजनिक ना किया जाए, ये कानून में है। ऋषिपाल जी, जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हो गई उनमें भी नाम का खुलासा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कानून क्या कहता है? देखिए, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी गरिमा खत्म हो गई, उसका नाम खत्म हो गया, या उससे जुड़ी जो और रिश्ते खत्म हो गए। तो अगर किसी व्यक्ति की, किसी पीड़िता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद भी अगर उसके नाम का इस्तेमाल किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो उसके परिवार के लिए या उन स्वजनों के लिए उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक समस्या ही बनता है। और वो उसके बाद उसकी जो उस पॉइंट की, हम जो अपराध की जो बातें, मैं उसको बदनामी शब्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपराध से जुड़ी जो बातें हैं वो उनके परिवार वालों को भी जो है कल को और परेशानी पैदा करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए पीड़िता की मृत्यु भी हो गई है, तब भी जो है उसके नाम को उजागर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन जो सेटल लॉ है वो मना करता है कि आप किसी भी तरह से उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और नहीं आप वो करते हैं। अगर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपराध का सामना करना पड़ता है और आपको सजा भी हो सकती है। जी ऋषिपाल जी, आईपीसी और पॉस्को कानून में रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने के क्या प्रावधान रहते हैं? देखिए, आईपीसी में भी जो प्रोविजन है वो रेप, जो सेक्सुअल ऑफेंस की प्रोविजन है, जिसके अंदर हम देखते हैं जो रेप केसेस हैं, या मान लीजिए जो छेड़छाड़ी केसेस 354 के केसेस हैं। इसके साथ ही वैसे ही जो अपराध है जो कि पॉक्सो के अंदर है, जहाँ सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है, वही अपराध जो अगर नाबालिगा के साथ होता है तो वो पॉक्सो की कैटेगरी में आता है। अगर वो बालिग महिला है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है, आईपीसी का अपराध बनता है। दोनों ही स्थिति में जो धारा 228A यानी 228A आईपीसी के अंदर प्रोविजन है, अगर कोई व्यक्ति और अगर किसी महिला का जो पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर करता है, पब्लिक डोमेन के अंदर उजागर करता है, तो उसके अंदर उसको व्यक्ति को 2 साल की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। मैं नेहा जी आपको बताना चाहूंगा कि कोर्टों में जब हम जाते हैं, कोर्ट में हमें जब चार्जशीट मिलती है और एफआईआर मिलती है, तो उनके अंदर भी जो महिला जो पीड़िता होती है उसके नाम क्या जो फ्लूड लगा होता है उसको छुपा रखा होता है। इवन जब हम कोर्ट में उस महिला के लिए कोई पिटीशन भी दाखिल करते हैं तो उस पिटीशन में भी उसका नाम नहीं होता, केवल पीड़िता ही लिखा जाता है या प्रोसिक्यूटर ही लिखा जाता है। और जब बहस होती है तो बहस के अंदर भी उसका नाम नहीं लिया जाता, केवल आप उसको उस केस की पीड़िता ही बोलेंगे। तो ना केवल पब्लिक डोमेन के अंदर बल्कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर भी ये कोशिश की जाती है उस पीड़िता का नाम जो है, चाहे वो पीड़िता वहां पर मौजूद है चाहे वो पीड़िता वहां मौजूद नहीं है, उसके नाम को और उसकी पहचान को उजागर ना किया जाए। तो उजागर होता है तो अपने अपने कोर्ट जो एक्शन लेती है। और बहुत सारे केसेस के अंदर फिर आपने देखा है कि बहुत सारे पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पे लोगों ने नाम ले दिया। तो इस तरह का कोई नाम लेता है तो निश्चित तौर पर जो कानूनी रूप से उसको सामना करना पड़ता है। जी ऋषिपाल जी, आईपीसी और पॉक्सो में कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान है? देखिए, पॉक्सो में तो आप और आईपीसी में अब जो प्रोविजन है उस प्रोविजन में सजा जो है लाइफ टाइम तक की हो गई है। यानी अगर कोर्ट को लगता है कि जो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वो जो रेप जो है वो ब्रूटल है या पूर्ण रूप से उसने किया है, उसमें अगर ब्रूटल अगर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मेरे केस के अंदर ही मतलब एक व्यक्ति जिसकी उम्र केवल 18 साल 7 महीने अपराधी की उम्र थी, उस अपराधी को क्योंकि उसने पीड़िता के साथ कोशिश की थी कि उसको मारने की कोशिश भी की थी, तो उस केस में उस अपराधी को उम्र कैद तक की सजा हो गई है। तो इस मामले में जो अपराध है, जो हमारा व्यवस्था है उसमें सजा के लिए प्रावधान है वो बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। और बहुत सारे केसेस के अंदर वैसा लगता है कि जहां पर भी अपराधी दोबारा अपराध करता है या उसने अपराध में कोई भी ब्रूटल एक्ट किया है
तो सजा जो है वो फिर 7 साल, 10 साल, 15 साल, 14 साल, 20 साल और लाइफ तक की सजा दी गई, जिससे कि ये अपराध जो रेप जैसा जो एक भयंकर और निर्दयी अपराध है, उस अपराध को रोका जाता है। जी ऋषिपाल जी, अच्छा ये बताइए कि क्या बलात्कार का शिकार किसी नाबालिग की पहचान उसके माता पिता की सहमति से उजागर की जा सकती है? इसकी क्या नहीं, प्रक्रिया बिल्कुल है नहीं। और क्या परिजनों को किसी अदालत बिल्कुल से आज्ञा लेनी होती है इसके लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पब्लिक डोमेन के अंदर किसी भी नाबालिग का जो नाम है, आप चाहे माँ बाप भी चाहें, तब भी आप उजागर नहीं कर सकते। ये सेटल प्रिंसिपल लॉ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन जो चार्जशीट मिलती है, उस चार्जशीट में जो वकील को जो बंद कमरे के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही होती है, उस बंद कमरे की प्रोसीडिंग के अंदर भी जो चार्जशीट होती है, जो पीड़िता के नाम को छुपाया जाता है। और जब एडवोकेट क्रॉस करता है, तो वो पीड़िता को जब बात करता है या कोर्ट के माध्यम से क्रॉस करता है, तो जो पीड़िता शब्द का ही प्रयोग करता है, इवन उसका नाम तक उसमें नहीं देता। तो जब कोर्ट प्रोसीडिंग बंद कमरे के अंदर कोर्ट अलाउ नहीं करता, तो पब्लिक डोमेन में तो चाहे माँ बाप भी जाए, तब भी उसके नाम की, उसकी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से उजागर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें रेप केस से जुड़े हुए कानून के बारे में जानकारी दी और हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में बहुत बखूबी बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।